कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी बाल भारती। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है गीत और लेखक हैं सलाम बिन रज़ाक। बच्चों, सलाम साहब का जन्म 1941 में महाराष्ट्र में पनवेल में हुआ। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सलाम साहब की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। चलिए अब हम इस गद्य के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रज़ाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रज़ाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि लोगों में जब एकता थी, भाईचारा था, लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे, लेकिन आज उसकी जगह स्वार्थ ने ले ली है, जिसके कारण समाज में अशांति फैलती जा रही है। लेकिन भावी पीढ़ी से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि वो लोग फिर से एकता को पुनर्जीवित करेंगे और देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। चलिए हम इस कहानी को देखते हैं। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने तन और मस्तिष्क को और भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा सी माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके बेटे ने उनसे कहानी सुनाने की जिद की, लेकिन वो इतने थके हुए थे। हमेशा के जो न्यूज़ चैनल पे जो न्यूज़ आ रहा है, अखबार में जो पढ़ रहे हैं, हर जगह मार काट, हत्या, इन सब की जो खबरें आ रही हैं, इससे उनका मन मस्तिष्क बहुत बोझिल हो गया था। उन्हें ये चिंता लग रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, विकास के नाम पर हम फिर से कहीं पुनः पूछे तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। जरा से किसी ने चिंगारी लगाई और दुनिया जलकर खाक हो जाएगी। मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बच्चों, यहाँ पर लेखक अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे हैं कि आज बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हें कल कहानी सुनाऊंगा। लेकिन क्या बच्चे मानते हैं? देखिए, चलिए हम देखते हैं कि लेखक के बेटे ने उनकी बात मानी या नहीं। बेटे के जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। देखा आपने, बच्चे अपनी जिद मनवा ही लेते हैं। इसे ही कहते हैं बालहट। लेखक को भी अपने बेटे के आगे हार माननी पड़ी और वे कहानी सुनाने को तो तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ कि
कोई भी बीच में टोका टाकी नहीं करना है। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने जमाने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। अब लेखक ने कहानी की शुरुआत कर दी है। कितनी पुरानी, वह बीच में ही बोल पड़ा। बच्चों को कितना भी समझाओ, लेकिन उनकी उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा उन्हें टोकती ही नहीं, उन्हें रुकने का नाम ही नहीं देती, बल्कि वह बीच में बोल ही पड़ा कि कहानी जो आप सुना रहे हैं वह कितनी पुरानी। मैंने कहा था ना, तुम कोई प्रश्न सवाल नहीं करोगे। लेखक उसे कहते हैं कि तुमने तो पहले ही शर्त मानी थी कि तुम बीच में कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो, सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा। यह कोई 50 बरस हुए होंगे, या फिर हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, अर्थात या इससे भी ज़्यादा। अर्थात लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह जितनी प्रासंगिक हजारों साल पहले थी, उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। तब भी लोगों में जो मतभेद के कारण थे, आज भी वही है। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकान के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था। बच्चों, लेखक ने इतनी सुंदरता से बस्ती का वर्णन किया है, ऐसा लग रहा है सचमुच हम उस बस्ती की सैर कर रहे हैं, उस ऊंचे ऊंचे मकानों को देख रहे हैं, उन फूलों की क्यारियों में टहल रहे हैं। जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को भी दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रिय थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने उस बस्ती का वर्णन किया है कि वह बस्ती एकदम हमेशा हरी भरी रहती, क्योंकि उस बस्ती के पास से ही एक नदी बहती थी और वृक्षों को जो चाहिए जरूरी पानी और उपजाऊ जमीन दोनों उस बस्ती में सुलभ थे। इसलिए वहाँ बहुत हरियाली रहती और लोगों को दाने चारे की कमी तो नहीं थी, साथ ही साथ उनके पशुओं को भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। इसीलिए वहाँ की गायें भी बहुत ढेर सारा दूध देती। वहाँ के जो पुरुष थे वो मेहनती थे, वे खेत खलिहानों में, बागों में मेहनत करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। बच्चों, जब आपस में समरसता हो, एकता हो, तो लोग मिलजुल कर सब दुख दूर कर देते हैं। उसी तरह उस बस्ती में जिसके अंदर जो गुण थे वह उस के हिसाब से काम करता था। सब लोग को ये छूट थी कि वे अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास कर सके। इसीलिए चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। देखो, उस बस्ती के पास रहने वाली परी। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी, मोहिनी मूरत और
मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वो अक्सर अपने चमचमाते परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। बच्चों, उस गांव के किनारे पेड़ों पर एक परी रहती थी। बहुत ही प्यारी सी सुंदर थी। वह गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर उनके बच्चों के साथ खेलती और अगर वो रोते तो उन्हें गुदगुदाकर हंसा भी देती थी। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहानों को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। बच्चों, वह परी गांव वालों के लिए एकदम जादू की छड़ी बनकर आई थी। वह वहाँ गांव के लड़के लड़कियों के साथ खेलती, लोगों के घरों को अनाजों से भर देती, रंग बिरंगे फूल खिला देती थी। चारों तरफ वह खुशहाली ही खुशहाली फैलाती जाती। दिन गुजरते रहे। समय का पंछी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए, मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए, मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। वे अपनी निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। बच्चों, इतनी खुशहाल धरती थी, लेकिन जब आपस में स्वार्थ आ जाता है तो सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। ऐसा ही उस बस्ती में हुआ। उस बस्ती में भी किसी ने शरारत के बीज बो दिया, यानी आपस में एक दूसरे के प्रति स्वभाव में विष घोल दिया, जिससे कि लोगों के नियत में खोट पैदा हो गई। लोग एक दूसरे से जलने लगे। अब वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखने लगे कि मेरा खेत कैसे मैं बढ़ाऊं, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊं, मैं कैसे ज़्यादा अनाज उत्पन्न करूं। जब मैं आ जाता है इंसान के अंदर, तो इंसान कुछ सोचता नहीं, वह स्वार्थ की मूर्ति बन जाता है और वह दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर देता है, जिससे कि आपस में कटुता बढ़ती जाती है। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। बच्चों, यहाँ कह रहे हैं जब आपस में छल कपट आ जाता है तो लोग एक दूसरे के स्वार्थ में इतने लिप्त हो जाते हैं, अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो जाते हैं कि एक दूसरे को तकलीफ देने से बाज नहीं आते। ऐसा ही उस गांव में भी होने लगा। लोगों ने अपने खेत खलिहानों को बांट लिया, घर आंगनों को बांट लिया, यहाँ तक कि ईश्वर को भी बांटना शुरू कर दिया। वे अब अपने पूजा घरों को भी अलग करने लगे और अपने ईश्वर को भी उन्होंने छोटे छोटे कमरों में कैद कर दिया, यानी धर्म के नाम पे वे अलग होने लगे। उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, ना कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बच्चों, जिस तरह हथेली पर कोई पौधा उगा नहीं सकते, उसी तरह उनके भी दिलों की कोमलता
नष्ट होती गई। जो लोग प्यार के गीत गाते थे, मधुर वचन बोलते थे, सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, अब वो सब एक दूसरे को तकलीफ देने के फिक्र में लगे रहते, जिसके कारण उनके अंदर जो कला गुण थे वे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। बस्ती वालों के ये बदले रंग ढंग देखकर वह परी बहुत दुखी हुई। परी बेचारी जो उनके साथ हिल मिल कर रहती थी, उसने जब बस्ती वालों को इस तरह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया? ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं? मगर उसकी समझ में कुछ न आया। वो अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। बच्चों, परी को जब ये मालूम पड़ा कि वो लोग आपस में स्वार्थी होते जा रहे हैं, तो उसने बहुत उनको मिलाने की कोशिश की। वह अब भी जाती, उनके बच्चों को गुदगुदाती, औरतों के साथ गाना गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, ताकि वहाँ कुछ गलत हो तो उनका ध्यान बटा सके। लेकिन अब बस्ती वाले उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जिससे बस नन्ही परी उदास रहने लगी और धीरे धीरे उसने वहाँ जाना ही कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतना उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ, मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बच्चों, बस्ती वाले आपस में लड़ाई झगड़े में इतने उलझे थे कि उन्हें यह आभास ही नहीं हुआ कि परी अब नहीं आती है। लेकिन जब उन्होंने अपने घरों में यह फ़र्क महसूस किया कि अब उनके घरों में उनकी बहन बेटियां गाना नहीं गुनगुना रही है, उनके बच्चे खिलखिला के हंस नहीं रहे हैं, तब उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। उनके आपसी झगड़ों की आँच घरों में आने लगी। तब उन्हें लगा कि शायद हमने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बच्चों, कहानी का एक भाग हमने इस तासिका में देखा। अब इसके आगे का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। चलिए हम इस भाग में जो कठिन शब्द हैं उनको देखते हैं। शब्द वाटिका, अनुरोध, प्रार्थना, टेलीकास्ट, प्रसारण, परागंदा, अस्त व्यस्त, बस्ती, आबादी, खुशबू, सुगंध, भीनी भीनी, हल्की मीठी, सिलसिला, क्रम, श्रृंखला, परिंदा, पक्षी, संपन्न, समृद्ध, ढोर डंगर, जानवर। बच्चों, कुछ और शब्द हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। शक्तिवान, ताकतवर, परिक्रमा, चक्कर, सुर्ख, लाल, मेहरबान, कृपालु, गुजरना, बीतना, बहरूपिया, रूप बदलने वाला, खोट, दोष, मक्कारी, छल, दावत, भोज, महफिल, गोष्ठी, एहसास, अनुभव, अनुपस्थिति, गैरहाजिरी, तलाश,
खोज। बच्चों, हमने कठिन शब्दों के अर्थ देख लिए। चलिए अब हम थोड़ा स्वाध्याय हल करते हैं। कृति करो। बस्ती की विशेषताएं। चलिए अब उस बस्ती की विशेषताओं को हम एक एक करके देख लेते हैं। बस्ती के बाहर ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के सामने फूलों की क्यारियां थी। नदी के कारण बस्ती की धरती जल संपन्न रहती। मनुष्यों तथा पशुओं को दाने चारे की कमी न थी। बच्चों, यहाँ पर हमने बस्ती की विशेषताएं देख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर देखिए 4 शब्द हैं: फलदार, किश्तियाँ, झूले, मोहिनी। अब हमको जोड़ियां मिलानी है। शक्तिमान, सावन, मूरत, पेड़। बच्चों, यहाँ पर 8 शब्द आपके सामने आ गए हैं। अब इन 8 शब्दों की हमें आपस में जोड़ियां मिलानी है। पीले रंग के वाले शब्दों की हरे रंग के शब्दों से जोड़ियां मिलानी है। चलिए अब हम जोड़ियां मिलाते हैं। गलत शब्द देखिए कटते जा रहे हैं। अब उनकी जगह सही शब्द आ जाएंगे। शक्तिमान कुश्तियाँ, सावन झूले, मूरत मोहिनी, पेड़ फलदार। अब हमारे पास उचित जोड़ियां आ गई हैं। शक्तिमान कुश्तियाँ लड़ते थे, सावन में झूले लगते थे, मोहिनी मूरत थी और पेड़ फलदार थे। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। परी ऐसी थी। अब परी कैसी थी उसके गुणों को हमको 4 लाइनों में बताना है। नन्ही मुन्नी, मोहिनी मूरत और मासूम सूरत वाली थी। परी की आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके बाल सुनहरे थे। उसके गाल सुर्ख लाल थे। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, पाठ में आए कुछ शब्दों के हम विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। संपन्न, विपन्न, मेहरबान, बेरहम, अक्सर, कभी कभी, रंग बिरंगा, बदरंग, खुशबू, बदबू, खुशियाँ, दुख, काला, सफ़ेद। काला का गोरा भी हम लिख सकते हैं। विष, अमृत, कोमल, कोमलता, कठोरता, अनुपस्थिति, उपस्थिति। उत्तर लिखिए। बस्ती वाले क्या क्या विभाजित करने लगे। बच्चों, पाठ के इस भाग के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। बस्ती वालों ने खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि पूजा घरों को भी विभाजित करने लगे। बस्ती वाले किसकी फिक्र में लगे रहते। बस्ती वाले एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में लगे रहते। नन्ही परी क्यों दुखी हुई। बस्ती वालों के बदले हुए रंग ढंग देखकर नन्ही परी दुखी हुई। नन्ही परी ने बस्ती में आना जाना क्यों बंद कर दिया। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी ने बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। बस्ती वालों को परी की अनुपस्थिति का आभास क्यों नहीं हुआ। बस्ती वाले आपसी झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे
कि उन्हें परी की अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। बच्चों, हमने स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ हल कर लिए। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।